राम जानकी ट्रस्ट बहुत सैकड़ों वर्ष था। वो ज़मीनें जो है उसकी मंदिर जो है संबंधित ट्रस्ट से बिलारमऊ गांव में राम जानकी जी की मंदिर है, प्राचीन मंदिर, और उससे संबंधित मंदिर हमारी तो उसके मुतवल्ली जो प्रबंधक थी जो है मूर्ता देवी जो है, उनके लड़के हैं रामजी चौरसिया जी। वो तहसील शागन में भी वकालत करते। वो कैसे क्या किए कि जो है उस पूरी प्रॉपर्टी को उन्होंने सेल आउट कर दिया। एक यमुना मेसर्स करके हैं जो रहने वाले तो यहीं के हैं, बगल के ही गांव से भी अपना कुछ रजिस्टर वगैरह संस्था करा करके उस पर उन्होंने कर लिया। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात ट्विस्ट ये है कि उस ज़मीन में पोखरा है और धर्मशाला है और भीट प्रॉपर्टी को जो है कब्जा करके जो है और इस अवैध तरीके से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करें, तो ये नहीं हो पाया क्योंकि उसमें सारे मुसलमान जो है सरायमीर के समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीजीएस न्यूज 24। मैं हूं चंद्रशेखर मौर्य। बता दें कि जीवन में संघर्षों की लड़ाई हमेशा चलती है। कोई नेकी पर चलता है, कोई बगीचे चलता है। इस देश की खुशबू में तरह तरह की मुस्कानें और खुशबू हैं। उसी साथ आज हमारे साथ हैं अधिवक्ता नायाब अहमद जी, और इन्हें अभी हाल ही में AIM ने अपना प्रदेश सचिव का प्रभार सौंपा है। बता दें कि जिसके कंधों पर जितनी जिम्मेदारी और जितने बड़े पद दिए जाते हैं, उतना ही उस व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी के साथ साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने की शक्ति भी ईश्वर उन्हें देता है। अभी हाल ही में कुछ मामलों में जमीनी विवाद में, NGO के जमीनी विवाद में भी खुलकर सामने आए। कई मीडिया चैनलों ने तरह तरह के आरोप भी लगाए, कुछ ने उनकी तारीफ भी की। लेकिन बात क्या सही है क्या नहीं सही है, ये तो आप लोग सभी जान चुके थे। लेकिन आज हमारी खास मुलाकात और खास बातचीत कुछ खास मुद्दों पे होगी। आप पूरा वीडियो देखिएगा और अपना प्यार आशीर्वाद जीजीएस पर भी बनाइएगा। रमेश सिंह जो मौजूदा विधायक हैं निषाद पारसी से भाजपा समर्थित, वो थे। दूसरे जो है उस पर जो है 4 बार के विधायक, 2 बार के मंत्री श्री लले यादव जी जो है वो थे। और उसके बाद तीसरे नंबर पे BSP थी, चौथे नंबर पे हम थे। कांग्रेस वगैरह का सबका सफाया। कांग्रेस तो इतना वोट पाई थी कि जो नोटा से भी कम वोट पाई थी, उससे ज़्यादा नोटा पाई थी। तो इस तरीके से राजनीति में आए। फिर चुनाव के बाद जो है ख़त्म हुआ तो 2 साल थोड़ा सा विधि व्यवसाय की तरफ, वकालत की तरफ ज़्यादा ध्यान, क्योंकि हमारी पहचान तो वकालत से ही बनी जो है, तो उधर ज़्यादा ध्यान हुआ। फिर उसके बाद जो है हमारे ऊपर पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली साहब जो है विश्वास अपना बनाए और हमको जो है प्रदेश सचिव के पद से मनोनीत किया गया। नए साल पे नया तोहफा हमको मिला। उन लोगों का हम आभार व्यक्त करते हैं और प्रदेश की जनता और भारतवासियों का भी आभार व्यक्त करते हैं। एक बार फिर उनको हम जो है नए साल की जो हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। अब एक सवाल और आता है कि आपके अभी हाल ही में बिलारमऊ में एक ज़मीन को लेकर आप चर्चा में आए। तमाम चैनलों पे ही चला कि वकील साहब मैदान छोड़ के भाग चुके। आपने फिर सफाई भी दिया जीजीएस 24 पे कि हम डटे हुए हैं, और आप पे कोई केस भी था। उस संबंध में क्या हुआ? अभी तो मान लीजिए वहाँ उस स्थान पे शांति व्यवस्था पूर्ण रूप से कानून बनाई हुई है। वो मामला हमारा जो है, जो बिलारमऊ की बात आप कर रहे हैं, वो राम जानकी ट्रस्ट की का मामला था। तो राम जानकी ट्रस्ट बहुत सैकड़ों वर्षों पुराना वो ट्रस्ट था। वो ज़मीनें जो है उसकी मंदिर जो है संबंधित ट्रस्ट से बिलारमऊ गांव में राम जानकी जी की मंदिर है, प्राचीन मंदिर, और उससे संबंधित मंदिर हमारी शाहगंज में जो है नई आबादी में है। तो उसके मुतवल्ली जो प्रबंधक थी जो है मूर्ता देवी जो है, उनके लड़के हैं रामजी चौरसिया जी। वो तहसील शागन में भी वकालत करते। वो कैसे क्या किए कि जो है उस पूरी प्रॉपर्टी को उन्होंने सेल आउट कर दिया। एक यमुना मेसर्स करके हैं जो रहने वाले तो यहीं के हैं, बगल के ही गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन गोरखपुर में वो अपना कुछ रजिस्टर वगैरह संस्था करा करके उस पर उन्होंने कर लिया। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात ट्विस्ट ये है कि उस ज़मीन में पोखरा है और धर्मशाला है और भीटा है और उनकी बाग है। तो सारे नंबरान वो अलग है। उसमें 1994 में मूर्ता देवी ने सिविल कोर्ट में सूट भी फाइल किया था। वो सारी कापी हमारे पास है, सारे कागजात हमारे पास आ चुके हैं। और मेरा कहने का मतलब है कि जो चीज़ पहले से बनी हुई है, ट्रस्टी ने जो है करोड़ों रुपये में उस संपत्ति को जो है सेल आउट कर दिया। और
क्योंकि सेल आउट अगर आप ट्रस्ट के माध्यम से करते हैं तो पहली बात तो जो भी ट्रस्ट रजिस्टर होता था उसमें ये कहा जाता था कि आप संपत्ति की देखरेख कर सकते हैं, लेकिन उसको जो बेच नहीं सकते हैं। ट्रस्ट को आगे बढ़ाने के लिए आप कार्य कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रस्ट की संपत्ति को बेचते हैं तो उसका प्रशासक जो है जिला न्यायाधीश होता है, उसकी परमिशन बहुत ज़रूरी होती है। अगर उसकी परमिशन उनके पास नहीं है तो फिर वो अवैध तरीके से उन्होंने बेचा है, और वो सारे कागजात हम निकलवा रहे हैं। और उसके बाद उसमें क्या हुआ कि उन्होंने बेच दिया, और जब वो प्रॉपर्टी यमुना मेसर्स ने खरीदा तो यमुना मेसर्स ने क्या किया कि वो सरायमीर के जो भूमाफिया हैं, हवाला कारोबारी जो है उसमें सारे मुसलमान हैं हवाला कारोबारी में सरायमीर में, और उसमें से एक नाम निकल करके आया है मोहम्मद दानिश का। तो वो दानिश साहब जो है किसी विश्वकर्मा जी को जो है सामने खड़ा करके उस प्रॉपर्टी को खरीद रहे थे, और वहाँ पर जो भीटा था, धर्मशाला था, पोखरा था, उस सारी प्रॉपर्टी को जो है डैमेज कर दिया उन्होंने। भीटे को डैमेज कर दिया, पोखरे को आधा पाट दिया। जो है ये लोग भूमाफिया किस्म के व्यक्ति हैं। तो उसी बात को लेकर के हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे कि जो राम जानकी जी की प्रॉपर्टी है वो राम जानकी ही की रहेगी, क्योंकि हमारे योगी जी भी राम जी के भक्त हैं, और उनके राज्य में अगर इस तरीके की गतिविधियां कायम हो रही हैं तो मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि मुंह में राम बगल में छुरी। अगर उनकी सरकार में राम जानकी जी की प्रॉपर्टी पे अवैध तरीके से भू माफियाओं का कब्जा हो जाए, वो लगभग 6 बीघे की प्रॉपर्टी है लबे रोड, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि बैनामा उन्होंने लिया तो रोड को दिखाया कि रोड से 200 मीटर है, जो कि बैनामे में भी इस टाइम चोरी वगैरह हुई है। सारी चीज़ें, सारे पेपर हमारे लोग निकाल रहे हैं, और हमारे बिलारमऊ गांव के लोग भी एकदम तन मन धन से जो है हमारे साथ खड़े हुए हैं, और हम उनके साथ खड़े हैं। इस प्रॉपर्टी को हम सेल आउट कभी होने नहीं देंगे, ना उस पर अवैध तरीके से भूमाफियाओं की चलने देंगे, ना उस पर जो है प्रॉपर्टी पे जो है प्लाटिंग होने देंगे, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय कल खुल रहा है, और उसमें जो है जनहित याचिका फाइल करने के लिए हम पूरी तैयारी कर चुके हैं। और इस तरीके से उसी से संबंधित एक मामला अगर आप देखेंगे तो जगदीशपुर पोखरे पे, वो भी जो है प्राचीन मंदिर थी, वहाँ भी भूमाफियाओं ने कब्जा करना शुरू किया, मंदिर को डैमेज करना शुरू किया, आधी मंदिर को गिरा दिया, और उसके बाद जो है फिर वहाँ माननीय उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से, आदेश से जो वहाँ सारी चीज़ें रुकी। तो जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं वो लेखपाल से लेकर के एसडीएम तक ये एक नंबर के भ्रष्ट हो चुके हैं। उनकी मिली भगत से इस तरीके की प्रॉपर्टी को जो है डैमेज किया जा रहा है। धर्म की भी, धार्मिक प्रॉपर्टियां भी जो है वो सेल आउट कर दी जा रही हैं। तो कैसे कर दी जा रही भाई? भूमाफियाएं इतने आगे बढ़ गए हैं कि जिसपे हम माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि इन लोगों के ऊपर जो है निगाह बनाए वो जो है। नहीं तो धर्म की प्रॉपर्टी को अगर वो छीड़-भीड़ कर देंगे तो फिर बचेगा क्या? समाज तो एकदम ऐसे ही भयभीत होता चला जा रहा है। जो यहाँ के छुड़भैये गुंडे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, लोगों को धमकियां दे रहे थे, वो तो हमारे आने की वजह से सारे लोग वहां से हटे। आप देख रहे होंगे शांति में बनी हुई है, लेकिन हमें जहां तक आशंका है कि आज हम चले जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि कल वो लोग हाथ लगाएं। तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो लोग हाथ लगाएंगे तो मैं समझूंगा कि इसमें जिला अधिकारी और जिला स्तर तक के भी अधिकारी इन्वॉल्व होंगे। तब इसमें मंडल कमिश्नर से लेकर के जिला अधिकारी तक सारे लोग इसमें तब इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि मेरी बात मुख्यमंत्री तक अगर पहुंच चुकी है या उन अधिकारियों तक पहुंच चुकी है तो फिर ऐसा कार्य नहीं होगा। अगर उन लोगों की मनमानी चलेगी, अगर वो लोग भूमाफियाओं से साठगांठ कर चुके होंगे तो वहाँ तो हाथ वो लगेगा कल मेरे जाने के बाद। कल अगर वो लोग इसमें शामिल नहीं होंगे तो वहाँ कतई हाथ नहीं लगे, क्योंकि मैंने देखा जो है 4 दिन कंटिन्यू 24 घंटे जो है 4-4 जेसीबी लग करके वो पूरे भीटे को जो है तबाह कर दिया। भीटे का अलग नंबर है। राम जानकी ट्रस्ट में भीटा तो नहीं हो सकता है, पोखरा नहीं हो सकता है, उनके बागान हो सकते हैं, लेकिन वो पूरी प्रॉपर्टी ही सेल आउट कर दी गई। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, वो तैयारी पूरी चल रही है। और हम विपक्ष के नेता हैं तो इस बात को लेकर के हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे कि आपके रहते आपके क्षेत्र में, राज्य में इस तरीके से अगर भूमाफिया सर उठा करके जो है चलें और धार्मिक प्रॉपर्टी को जो है कब्जा करके जो है और इस अवैध तरीके से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करें, तो ये नहीं हो पाए, क्योंकि उसमें सारे मुसलमान जो है सरायमीर के सब समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं और हवाला कारोबारी सब हैं जो है, सब उसमें लगे हुए हैं। तो ये होने नहीं दिया जाएगा। आपके क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप हैं,
उस क्षेत्र में आपसे अच्छे लोग भी आते होंगे और गलत काम करवाने वाले भी आते हैं। तो आपके पेशे में तो कहा जाता है वकीलों के लिए सिर्फ वकालत ही मायने रखती है, चाहे न्याय गलत के पक्ष में जाए चाहे सही के पक्ष में, क्लाइंट चाहे जैसे भी हो वो मेरे पक्ष में आ जाए तो वो मेरे ही सही है। देखिए होता क्या है कि ये एक व्यवसाय है और वकील कभी झूठ नहीं बोलता। आपको पहली बात मैं बता दूं, क्योंकि पब्लिक यही कहती है कि वकील, ना कि वकील स्वयं में वहां खड़ा होता है, वो आपको ही अपना आपकी जबान वहां माननीय न्यायालय के सामने रखता है। तो जो कागज आप देते हैं उसी कागज को देख करके हम साक्ष्य इकट्ठा करते हैं, उसी चीज को हम देखते हुए अपनी बात को जो है वहां पे आपकी बात को रखते हैं। रहा सवाल आप गलत हैं आप सही हैं, ये न्याय इसलिए कहा गया ना न्याय की कुर्सी। तो न्याय की कुर्सी पे न्याय की देवी की आंखों पे पट्टी बंधी होती है और जिसका तराजू ऊपर नीचे होता है उसी के पक्ष में न्याय जाता है। तो कोई गलत हो कौन सही है, ये न्यायाधीश महोदय जो वहाँ पे माननीय बैठे हुए हैं ये उनका काम। हमारा काम तो सिर्फ ये है कि आपकी बात को हम वहाँ तक पहुँचाएं। एक सवाल और है कि राजनीति में और वकालत में मेल कैसा है? देखिए आप अगर देखेंगे तो इतिहास रहा है कि राजनीति में जितने भी लोग आए वो ज़्यादातर करके आपको वकील मिलेंगे, बैरिस्टर मिलेंगे। शुरू से लेकर के देश जब तक स्वतंत्र नहीं हुआ, स्वतंत्रता से पहले सारे हमारे जो पूर्वज लगे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर हैं और भी जितने भी लोग थे, ज़्यादातर करके आप देखेंगे 80% लोग जो है वो बैरिस्टर रहे होंगे या वकील रहे होंगे। तो वकील और राजनीति ही वकीलों का है। अगर देखा जाए तो वकील की ही ये एक संस्था है कि राजनीति वकील ही कर सकता है, क्योंकि वो कानून का ज्ञाता होता है और कानूनी की बात को जो है राजनीति में उठाना है। सदन में कानून ही बनता कहाँ है, इसमें कानून सदन में। तो कानून जब बनता सदन में है तो वकील अच्छी तरह से जानता है कि किस कानून के तहत हम समाज को ठीक तरीके से लेकर के चल सकते हैं, लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, समाज की अनेकों बुराइयों को हम खत्म कर सकते हैं, तो वो कानून के ही जरिए। तो उसी तरीके से ही वो कानून बन सकता है। अब तो राजनीति देखा जाए तो धीरे धीरे लोगों ने अपना पेशा बना रखा है कि हम हो गए तो हमारे बाद हमारा लड़का हो जाएगा तो हमारा पोता हो जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले सिद्धांत की राजनीति होती थी। आज जो है कि जो राजनीति हो गई वो पैसा कमाने की राजनीति हो गई है, करोड़पति लखपति अरबपति बनने की राजनीति हो गई, समाज की सेवा नहीं। हम वोट की बात करें तो इलेक्शन आता है 6 महीना पहले ही लोग मैदान में आएंगे, जो है धन बांटना शुरू कर देंगे और वोटरों को बरगलाना शुरू कर देंगे। और वोटर भी इस तरीके के अब हो चुके हैं कि वो इस चीज़ को नहीं देखते कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। पहले ऐसी राजनीति नहीं होती थी, पहले सिद्धांत की राजनीति होती थी कि हमारा क्या सिद्धांत है, हमारी पार्टी का क्या विचार है, वो समाज में क्या बुराइयां हैं उनको हमको ख़त्म करना है। तो वो सारी चीज़ों की बात होती थी। आपके लिए बसपा अच्छा है कि समाजवादी पार्टी अच्छी है? हमारे लिए तो अगर देखा जाए तो मुसलमानों के लिए समाजवादी पार्टी एक जहर है, एक नासूर है कि जो मुसलमानों को अब तक बेवकूफ़ बना करके घुमाती रही। और बहुजन समाज पार्टी की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने आप को, अपनी पार्टी को बहन कुमारी मायावती जी ने बेच दिया। वो दलित के नाम पर जो है, दलितों को उत्थान के नाम पर अपने आप को तो उन्होंने बना लिया, लेकिन दलितों बिरादरी की हमारे जो है उन्होंने कोई उत्थान नहीं किया। तो देखा जाए तो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों ने जो है समाज को ठगा है। SC ST का जो श्रेय जाता है बहन मायावती जी को जाता है। देखिए ऐसा है कि जो SC ST का मामला था वो कानून संविधान में दिया हुआ था कि उनकी सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा कैसी होनी चाहिए। अब तक की जो सरकारें आती थीं वो उस चीज़ को नहीं लागू करवा रही थी। बहन कुमारी मायावती जी का एक श्रेय यही है कि उन्होंने अपने समाज के लिए वो उस कानून को लागू करवा दिया था। तो शुरू में तो उन्होंने ठीक किया, लेकिन जब धीरे धीरे वक्त गुजरता गया तो वो अपने विचारों से भटकती चली गई। जो उनके विचार थे, मानी कांशी राम जी के जो विचार थे, उन बाबा भीमराव अंबेडकर के जो विचार थे, उस विचार से उन्होंने धीरे धीरे दूरी बना ली। सिर्फ उनका मकसद मेन हो गया पैसा कमाना। एक सवाल और है कि हैदराबाद की पार्टी से आपका इतना लगाव है, आप यही क्षेत्र में उलेमा काउंसिल का भी गठन हुआ था, तो उससे आपका लगाव क्यों नहीं बना? देखिए हमारा कहने का मतलब ये है कि अपना अपना एक विचार होता है। जनाधार किसके पास है?
अगर देखा जाए तो हर क्षेत्र में 10 पार्टियां पैदा होती हैं सिर्फ चुनावी वक्त के लिए, लेकिन जीवन भविष्य किसमें है? तो अगर हमको राजनीति करनी है तो हम अपने भविष्य को देखते हुए उस पार्टी को हम अपने नज़दीक रखेंगे, उस पार्टी को हम अपने शामिल होंगे कि जिसका भविष्य लंबा हो। आप देखेंगे ये सब छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हैं, इसमें उलमा काउंसिल है, पीस पार्टी है, ये क्षेत्रीय दल हैं, इनका कोई वजूद नहीं है समाज में। और दूसरी बात यह है कि आप MIM की बात अगर करें तो हैदराबाद कहाँ है, आज उत्तर प्रदेश कहाँ है, बिहार कहाँ है, दिल्ली कहाँ है, उत्तराखंड कहाँ है? तो इस पार्टी का वजूद है तभी तो आज हैदराबाद से चल कर के ये पार्टी उत्तर प्रदेश में आई, आज उत्तर प्रदेश में लोग इससे जुड़ रहे हैं। तो भविष्य आज मुसलमानों का जो भी भविष्य है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में है। जो उनकी आवाज़ को उठाने वाले हैं वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही उठा सकते हैं, और बाकी कोई नहीं उठा सकता उसकी आवाज़, मुसलमानों की आवाज़ को, या दबे कुचले जो भी सर्व समाज की आवाज़। अगर आप देखें तो सदन में सिर्फ एक वाहिद ऐसा सांसद है। आप देखेंगे कि हर साल जो है अगर अवार्ड मिलता है, सांसद सर्वश्रेष्ठ सांसद होने का अवार्ड किसको मिलता है? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार उन्हीं को जो ये अवार्ड मिल रहा है। तो क्यों? क्योंकि वो इस तरीके से अपनी बातों को सदन में रखते हैं, पटल पर जो है कि वहाँ सभी लोगों की आवाज़ वो बन करके उठते हैं। लेकिन बाकी लोग तो सिर्फ अपना वो चुनाव जीते हो हल्ला मचाने के लिए पहुँचते हैं सदन में, लेकिन काम क्या होता है? कुछ नहीं, 0 सन्नाटा है। तो अगर आपको जनता की आवाज़ बनना है तो आपको सदन से लेकर के रोड तक बनना पड़ेगा। अखिलेश यादव की बात करें तो वो AC के रूम में रहने वाले लोग हैं, उनके पार्टी के खुद कार्यकर्ता नहीं उनसे मिल पाते हैं। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से एक अदना सा कार्यकर्ता चला जाए तो वो उनसे मुलाकात करते हैं। आप देखेंगे कि जो है दारुस्सलाम में जो है हर महीने वो बैठक करते हैं, एक एक कार्यकर्ता से, एक एक वहाँ की जनता से, जिसको मिलना है वो जाकर के मिल सकता है। वही काम जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी करते हैं, या तो किसी भी प्रदेश में अगर आप देखें तो हमारे सारे प्रदेश अध्यक्ष सभी राज्यों के वो इसी तरीके से मिलते हैं। आपका रुझान धर्म के प्रति ज़्यादा है या संविधान के प्रति? देखिए, धर्म को संविधान से हम नहीं जोड़ सकते हैं और न संविधान को हम धर्म से जोड़ सकते हैं। धर्म हमारा अलग है, संविधान से देश चलेगा, न कि धर्म से देश चलता है। तो ये सर्व समाज का देश है, यहाँ पे सभी समाज के लोग रहते हैं और वो समाज के लोगों का सम्मान होना चाहिए। धर्म अपनी जगह है, संविधान अपनी जगह है। तो देश और कानून जो है हमारे भारत में वो संविधान से चलेगा, ना कि वो धर्म से चलेगा। चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, तो किसी भी धर्म से जो है वो हिंदुस्तान हमारा भारत नहीं चलने वाला। हमारा भारत जब भी चलेगा तो वो संविधान से चलेगा। कुछ ताकतें हैं कि जो अपने धर्म को लागू करना चाहती हैं, तो ये उनका सपना है, वो सपना कभी साकार नहीं हो सकता है, क्योंकि वक्त धीरे धीरे बदलता रहता है। तो हम तो लोगों से यही अपील करते हैं कि आप संविधान को मजबूत करिए। संविधान अगर मजबूत रहेगा तो सारे लोग मजबूत होंगे, सभी भारत की नागरिक लोग मजबूत होंगे। कहा जाता है कि आपकी पार्टी एक विशेष धर्म की राजनीति करती है, और वहीं आपका जो भाषा अभी आपने जितने शब्दों में कहा, 4-5 शब्दों में आपने ये भी कहा कि मुसलमानों का जो कैरियर है, भविष्य है, खासकर AIM के तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वहीं समाजवादी पार्टी को आपने निगेटिव करार दिया है। देखिए, अगर आप बात करें उत्तर प्रदेश में जितनी भी बिरादरियां हैं, जितनी भी जातियां हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति वो जाति आधारित राजनीति हो चुकी है। भारद्वाज हमारे यहाँ कितने हैं, उनका एक नेता पैदा हो गया, पियरका चाचा। पटेल कितने हैं, उनके नेता पैदा हो गए, अनुप्रिया पटेल जी। निषाद हमारे कितने हैं, उनके नेता पैदा हो गए, संजय निषाद साहब। यादव हमारे कितने हैं, उनके नेता जो है माननीय मुलायम सिंह यादव जी, आज की डेट में अखिलेश यादव अपने आप को समझते हैं। तो अगर देखा जाए तो जितनी भी बिरादरी है उसके नेता बन चुके हैं। उन नेताओं ने अपने बिरादरी के, अपनी जातियों की आवाज़ को उठाया है, और सारे लोग उन नेताओं से, चाहे वो भाजपा के लोग हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों, सभी लोगों ने उन जातियों से गठबंधन किया है। लेकिन हमारे मुसलमान के समाज के लोगों को सिर्फ ठगा गया है। भाई, अब आज सिर्फ मुसलमान के कान में यही भरा गया कि भाजपा जो है मुसलमान की दुश्मन है।
चाहे वो समाजवादी रही हो, चाहे कोई भी पार्टी रही हो, सिर्फ भाजपा का डर दिखा करके मुसलमानों का वोट इन्होंने लिया, मुसलमानों को ठगने का काम किया। लेकिन हमारे ऊपर ये आरोप लगाएंगे कि अरे ये तो चुनाव लड़ने आ गए, ये तो बी टीम है। तो बी टीम तो जो है समाजवादी पार्टी खुद है, कांग्रेस पार्टी खुद है, जो भी छोटे छोटे दल हैं वो भाजपा की बी टीम का काम खुद कर रहे हैं। हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने समाज के लोगों को, जो दबे कुचले लोग हैं, हमारे समाज की कितनी स्थिति खराब है। अगर देखा जाए तो वो जो कमीशन की रिपोर्ट है, नाम देखिए मेरे जहन में है, नहीं आ रहा है, तो अगर उस रिपोर्ट को लागू करवा दिया जाए तो मुसलमानों की स्थिति ऊपर हो। उसमें मुसलमानों की स्थिति बताई गई है कि मुसलमान कितने जो है दब चुके हैं, कितने निचले तबके पर चले गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक पार्टियां, चाहे जो भी पार्टी हो, उसमें AIMIM भी शामिल है, वो समाज को विखंडन कर रही है जातियों के नाम पे। ये देखिए, ये सरासर झूठा आरोप है हमारे ऊपर। नहीं, सभी पार्टियों की बात कर सकते हैं कि हमारी पार्टी के ऊपर सभी पार्टियां तो वो बौखला चुकी हैं ओवैसी साहब की मेहनत और लगन को देखते हुए। जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष मेहनत कर रहे हैं और पार्टी के विचार को, पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, सर्व समाज में उस विचारधारा को फैला रहे हैं, तो ऐसे जो नामनहाद सेकुलर पार्टियां हैं, जो अपने आप को कहती हैं कि हम सेकुलर हैं, हम सभी लोगों को लेकर के चल रहे हैं, तो उनके दिलों में धड़कनें उनकी उभर चुकी हैं, उनके ब्लड प्रेशर हाई हो चुका है। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्षों से जो है, हमारे कार्यकर्ताओं से जो वो डर और खौफ में है। ये पार्टी है चंद्रशेखर रावण जी की, उस पार्टी को लेकर आपके मन में क्या विचारधारा है? देखिए, चंद्रशेखर रावण जी के विचारधारा जो भी है, हम तो सिर्फ अपनी पार्टी की विचारधारा की बात करेंगे। अब जिस तरीके से मायावती जी ने, बहन कुमारी मायावती जी अपने दलित समाज को उन्होंने ठगा, तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर रावण जी जो है उस समाज के हितैषी बन करके उभर रहे हैं और उस समाज को फिर से वो इकट्ठा कर रहे हैं। जो नौजवान तबका है दलित समाज का, उसको इकट्ठा करें, तो सिर्फ दलित को ही इकट्ठा करने से कुछ नहीं हो जाएगा जब तक कि वो हम लोगों से नहीं हाथ मिलाएंगे। क्योंकि यहाँ पर भारत में जो है दो ही ऐसा वर्ग है कि जो लात जूता हमेशा खा रहा है। एक तो मुसलमान खा रहा है, एक दलित खा रहा है। तो हम दोनों लोगों को अपनी लड़ाई मिलकर अगर लड़ते हैं तो और मजबूती के साथ हम लड़ेंगे। 85% OBC आपके खेमे में आएंगे कभी कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, हमें पूरा विश्वास है, आएंगे। आज नहीं कल आएंगे, हमारी मेहनत रहेगी, हमारी लगन रहेगी तो बिल्कुल आएंगे। वो धीरे धीरे समझ रहे हैं। आप देखेंगे कि जो है, जो ऑपरेशन हुआ जो सिंदूर का, उस सिंदूर ऑपरेशन पर जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी बात को बेबाकी से रखा है, तो सर्व समाज आज उनका दीवाना हो चुका है और लोग उनके पीछे दौड़ रहे हैं। अब हर वर्ग जो है, चाहे वो ओबीसी वर्ग हो, चाहे वो दलित वर्ग हो, चाहे वो सर्व समाज हो, सारे लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया। कोई ऐसा नेता नहीं हुआ कि जो उस तरीके से बोल दे। राहुल गांधी जी को लेकर आपके दिल में क्या विचार है? देखिए, राहुल गांधी ठीक है, बहुत अच्छे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन उनकी चल नहीं पाती है। जो उनके कांग्रेस के पुराने नेता थे, वो सारे लोग उनको दबा करके रखे हुए हैं। तो वो अपनी बेचारी मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मेहनत होनी चाहिए वो मेहनत नहीं हो पा रही। दूसरी बात यह है कि वो आदमी पहचान नहीं पा रहे हैं। 26 में आपको बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में मिली है, आपके कंधों पर सौंपी गई है और 27 में चुनाव है। और इस जिम्मेदारी को निर्वाह करने के लिए आपको पूरे पूर्वांचल से साथ साथ पूरे प्रदेश को देखना है। कैसे संभाल पाएंगे आप? बिल्कुल संभाल लिया जाएगा। जो है जिम्मेदारी, अगर हमारे ऊपर विश्वास जमा करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत साहब जो है अगर दिए हैं, तो उस जिम्मेदारी को हम निर्वहन करेंगे। जो है अपनी पूरी लगन के साथ जो है अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, अपने कैडर को हम मजबूत करेंगे, गांव-गांव जा करके अपने जो है कैडर बनाएंगे। क्या आप ओबीसी कैडर बनाएंगे कि जाति समीकरण कैडर बनाएंगे? हम सर्व समाज कैडर बनाएंगे जी। ना कि उसमें ओबीसी है होगा, ना कि उसमें सिर्फ मुसलमान होगा, ना कि उसमें सिर्फ दलित होगा। सर्व समाज का कैडर हम बनाएंगे और सर्व समाज को अपनी बात रखेंगे, सर्व समाज के सामने हम जाएंगे
उनसे अपनी विचारधारा, अपनी पार्टी के विचारधाराओं को बताएंगे, जो है उनको जोड़ने का काम करेंगे। क्योंकि पार्टी अगर चलाना है तो सिर्फ एक बिरादरी से पार्टी नहीं चल सकती है ना, जब तक कि हम सर्व समाज को लेकर के नहीं चलेंगे। अब अंतिम वक्तव्य में आप क्या कहेंगे, नए वर्ष पे क्या कहेंगे? अंतिम वक्तव्य में हम यही कहेंगे कि देश की जनता के साथ जो धोखा हो रहा है, बीजेपी के लोगों ने जो धोखा किया है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से जो हाहाकार मचा हुआ है, आए दिन मॉब लिंचिंग हो रही है, आए दिन खुलेआम उनके गुंडे जो है सड़कों पर नंगा नाच नाच रहे हैं, तो हम देश की जनता से यही कहेंगे वो सजग हो जाए और सजगता के साथ अपने आप को जो है संभाल करके चलें, जो है, और महंगाई का विरोध करें और इस सरकार का विरोध करें, इनकी नीतियों का विरोध करें। क्योंकि इनके मुंह में कुछ होता है, काम कुछ होता है। जब सिर्फ ये अडानी और अंबानी की सरकार चल रही है, बाकी जनता हाहाकार है, परेशान हाल है। तो जनता से हम कहेंगे कि वो बरगलावे में ना आवे, धोखे में ना आवे, और कोई भी हो, जो है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, इन सारे दलों से सजग रहने की ज़रूरत है। और आने वाले वक्त में अभी 2026 में जो है ग्राम पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, जिला पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। तो ऐसे लोगों का चुनाव करें जो आपकी बात को जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर रखें और आपके गांव क्षेत्र का विकास करें। और 2027 में, आने वाले 2027 में यहाँ प्रदेश का चुनाव होगा, तो ऐसे लोगों का चुनाव करें जो आपकी बात को सदन में जाकर के उठावें, और ऐसी सरकार का चुनाव करें कि जो आपके हित के साथ जुड़ी हो, जो आपके हित को समझे। तो यही कहेंगे कि बार बार हम यही कहेंगे कि आप लोग जो है ऐसे लोगों का चुनाव करें कि जो आपकी बातों को सदन में रखें। और फिर आखिरी बार मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले कहूँगा कि जो हमारे लोकल छुटभैये गुंडे हैं, जो यहाँ के जो है भूमाफिया हैं, वो जो ठेकेदारी का बीड़ा उठा रखे हैं कि हम काम करेंगे, हम काम करवाएंगे, तो वो लोग अपना होशियार हो जाएं कि उनकी अब नहीं चलने वाली है। और इस बात को, राम जानकी जी की जो बात है, तो उसको हमसे धर्म से और जाति से नहीं मतलब है। हम राम जानकी जी की प्रॉपर्टी को बचा करके ही रहेंगे। उनका जो सपना है वो सपना पूरा नहीं होने देंगे। धन्यवाद।